Good morning, everyone. I welcome you all to today's lecture, which is a theme from paper 2, taught to BA part 1, History of Medieval Europe. The subject is history and the chosen topic is socio-economic political background of Renaissance. I am Dr. Anupama, Assistant Professor, Department of History, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा बिहार। इस स्लाइड में पुनर्जागरण से कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य दिए गए हैं। किस प्रकार पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक था, इसकी शुरुआत इटली में हुई। पुनर्जागरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे कि कॉमेडियन, पेंटर्स, प्ले राइटर्स, उनके नाम इस पे हैं। उनमें से प्रमुख है एक महान कवि दांते का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। उन्होंने डिवाइन कॉमेडी नाम का एक काव्य लिखा। साथ ही साथ मानववाद या ह्यूमनिज्म के फाउंडर को पेट्रार्क कहा जाता है। पेट्रार्क इटली के रहने वाले थे। इटालियन प्लेराइट के जनक कहानीकार बोकेशियो हैं। इसके साथ साथ मैकियावेली की एक किताब है द प्रिंस, जिसने राज्य के अलग अलग प्रमुख विषयों के ऊपर प्रकाश डाला है और एक नई तस्वीर दिखलाती है। पुनर्जागरण में इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम तो आपने जरूर सुने होंगे, लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो एंड राफेल। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार थे। इनमें से लियोनार्डो दा विंची एक चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और साथ ही साथ गायक थे। इसके साथ ही साथ पुनर्जागरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय धर्म में बदलाव भी है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मार्टिन लूथर के विचार है। जैसे कि मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है और ये पुनर्जागरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो कि धर्म के विचारों में बदलाव, उसको भी सूचित करता है। Now what we are going to do, we are going to understand meaning and significance of Renaissance through a painting. चेरी ब्रोटन की एक किताब है अंडरस्टैंडिंग आर्ट, जिन्होंने रेनेसांस को एक पेंटिंग के जरिए इंट्रोड्यूस किया और इस प्रेजेंटेशन में मैं उसी पेंटिंग का जिक्र करना चाहूँगी बाय कोटिंग जेरी ब्रोटन्स वर्क। सो जेरी ब्रोटन का जेरी ब्रोटन ने जो पेंटिंग इस्तेमाल की है, ये है हैंस हेल्बॉइन, who is a painter, and the name of the painting is The Ambassador, dated in 1553, and it is preserved in National Gallery of Art in London. तो जब भी दर्शक और पर्यटक लंदन जाते हैं तो वो बिना इस कृति को देखे हुए बिल्कुल भी वहाँ से नहीं लौटते। तो ये इमेज जो है, ये पेंटिंग जो है, ये रेनेसांस के किन तथ्यों पर प्रकाश डालती है, दैट वी कैन सी इन दिस स्लाइड। इमेज ऑफ अ मॉडर्न मैन, conflict in religion, new explorations and discoveries, political change, new subjects of learning and education. We are going to see through this painting, as Jerry Proton has shown in his work, that how a painting can reflect the main features of Renaissance. And since the significance of the painting is that it was painted during the Renaissance time period itself, it becomes all the more interesting and significant to study Renaissance through this piece of art.
we have moved on to our next slide, which is the painting itself. The Ambassadors 1533 painting by Hans Holbein the Younger, also known as Jean de Tinteville and Georges de Selve. It was created in the Tudor period in the same year Elizabeth I was born. अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये पेंटिंग जो है ये रेनेसांस समय की कई महत्वपूर्ण फीचर्स पर प्रकाश डालती है। वो किस प्रकार से है? मनुष्य की पहचान में बदलाव कैसे आया? आधुनिक मनुष्य, मॉडर्न मैन, आधुनिक नारी, मॉडर्न वुमन, या पुनर्जागरण मनुष्य कौन है? इन सब प्रश्नों के उत्तर आप इस कला के जरिए से समझ सकते हैं। है ना ये दिलचस्प बात? और हिस्ट्री को सीखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका। इस चित्र में दो संभ्रांत पुरुष मेज के किनारे खड़े हैं। नीचे की शेल्फ में कुछ वस्तुएं हैं और ऊपर की शेल्फ में भी कुछ वस्तुएं हैं। नीचे की शेल्फ में आप राइट हैंड साइड पे खुली हुई किताब है, वो है प्रार्थना के गीतों की किताब या हिम बुक। दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे मर्चेंट की किताब है मैथ्स के बारे में, जो कि मर्चेंट्स के द्वारा इस्तेमाल होती थी। साथ ही साथ राइट साइड में एक बहुत बड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ल्यूट, और इसके तार जो है जब हम इसको गूगल इमेज को एनलार्ज करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसके तार जो है वो टूटे हुए हैं। साथ ही साथ शेल्फ पे और मेज पे दो ग्लोब है। ये वस्तुएं पुनर्जागरण समाज के कई महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर प्रकाश डालती है, और ये सब मिलजुल कर एक तरीके से शिक्षित पुरुष के पहचान थी। ये सारी जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इन दोनों के पर्सनालिटी को भी की भी सूचना देता है हमें, जिसको कि हम अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इस चित्र में एक तरफ राइट में जो व्यक्ति है वो जॉन डेंटेविल है, और ये हेनरी द 8 इंग्लैंड के राजा के अंग्रेजी दरबार में फ्रांसीसी दूत था। He was a French ambassador in the court of Henry the 8th। दूसरी तरफ राइट में जॉर्ज de सेल्वे है, जो कि लेवूर के पादरी या बिशप थे। दोनों ही एक दूसरे के मित्र थे। इनके आसपास की वस्तुएं उनकी सोच, जो कि राजनीति और धर्म के बारे में है, उन सब को दर्शाती है। पुनर्जागरण समाज जहां नवीनता का प्रतीक है, वहीं पुराने समय से एक अलग सोच भी है। एक खंडन है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि राजनीतिक और धार्मिक सोच में पहले के समय में और नवीन समय में अलगाव पैदा करता है। अब इसको और एक्सप्लेन करने के लिए हम वापस से उसी टूटे हुए तार के बारे में बात करेंगे। जो संगीत वादन के टूटे हुए तार है, इसी खंडन, इसी कॉन्फ्लिक्ट का प्रतिसूचक है। प्रार्थना की गीतों की किताब धार्मिक सुधारक मार्टिन लूथर की रचना है। पर्दे के पीछे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कोने में देखें तो आपको एक छोटा सा इमेज दिखाई देगा, वो एक सूली है। क्राइस्ट की ये सूली धर्म में होने वाले खंडन को दर्शाती है। ये वो वक्त था जब लूथर के प्रोटेस्टेंट आइडियाज, प्रोटेस्टेंट विचार यूरोप में तेजी से बढ़ रहे थे। इन विचारों ने लोगों को रोमन कैथोलिक चर्च की प्रभुता के ऊपर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। उसमें जो करप्शंस था उनको उनके ऊपर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। ये वो भी समय था जबकि बौद्धिक विचार का प्रसार हो रहा था, और इन बौद्धिक विचारों से इस इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में लोगों ने धर्म को क्वेश्चन करना शुरू किया। धर्म एज एन इंस्टीट्यूशन को नहीं, परंतु चर्च में जो हो रहे थे विवाद, उनके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया। और बाद में रेफॉर्मेशन मूवमेंट, धर्म सुधार आंदोलन में इसी
विचारों की वजह से उस मूवमेंट धर्म सुधार मूवमेंट में चर्च को अंदर से ही सुधार करने की कोशिश की गई, टू ब्रिंग अ रिफॉर्म विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च इटसेल्फ दैट लेड टू रिफॉर्मेशन। लूथर की किताब प्रार्थना की किताब छपी हुई है, जो कि 15वीं सदी के आविष्कार इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग का प्रतीक है। ये वो भी समय था जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई। व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल की किताब उनके द्वारा लाभ और नुकसान पता लगाने के लिए की जाती थी। ब्रोटॉन के अनुसार कला की वस्तुओं के बीच व्यापार की वस्तुएं इस विषय पर प्रकाश डालती है कि पुनर्जागरण के दौरान कला और व्यापार के बीच एक अभिन्न संबंध था। व्यापार और वित्तीय उपलब्धियां कला में होने वाले बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी वजह से गणित जैसे विषयों में लोगों की रुचि बढ़ी। ऊपर की मेज जिसके साथ में दो पुरुष के आर्म्स रेस्ट कर रहे हैं, वहाँ यूरोप में होने वाली खोज और यात्राएं में इस्तेमाल होने वाले कई सारी वस्तुएं हैं। एक कॉम्पस है और भी टेरेस्ट्रियल ग्लोब है और भी कुछ छोटी-छोटी वस्तुएं हैं जो कि खोज और यात्राएं का प्रतिसूचक है। ये दोनों ही व्यक्ति बिल्कुल एक मॉडर्न मैन के रिप्रेजेंटेटिव थे, रेनेसांस मैन के रिप्रेजेंटेटिव थे, एंड दिस वाज द टाइम which was full of explorations and voyages undertaken by different states. इसके अलावा राजनीति पर भी ये चित्र प्रकाश डालता है। इस बात को समझने के लिए इन दोनों व्यक्तियों के बारे में जानना होगा, एंड दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस पेंटिंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज पे अटेंशन। जॉन कैंटरविल एंड साल्वे फ्रांसीसी राजा किंग फ्रांसिस I के आदेश से इंग्लैंड में थे। इंग्लैंड के राजा हेनरी VIII ने छुप करके एन बॉयलन के साथ शादी की और ये हेनरी VIII की दूसरी शादी थी, और कैथोलिक चर्च को धमकी दी कि पोप उनकी पहली पत्नी से तलाक की रजामंदी दे और एन बॉयलन से शादी को लीगल करार करें। ये वो समय था जहां राज्य और धर्म एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। कई मामलों में राजा बिना चर्च के आदेश और सहमति के अपने पर्सनल लाइफ में निर्णय नहीं ले सकता था। साथ ही साथ ऑफ कोर्स प्राइवेट, पर्सनल और पब्लिक दोनों में ही नहीं ले सकता था, पर्सनल में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे। और ये जो इंसिडेंट हुआ, ये उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण है। दोनों टेंटेविल और सेल्वे चाहते थे कि हेनरी VIII रोम से अपना अलगाव न लोगों के सामने रखे। इस चित्र के सारे चिन्ह प्रतिसूचक है पुनर्जागरण के दौरान होने वाले समाज, राजनीति, धर्म और इसके साथ आविष्कार, बदलाव और पश्चिम की जानकारी के। पुनर्जागरण सिर्फ नवीनता, मॉडर्निटी का ही प्रतीक नहीं था, परंतु उसका एक डार्क इमेज भी था, उसका एक डार्क बैक साइड भी था। एंड दोज हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस इमेज, इज दिस पेंटिंग कैन एनलार्ज दिस painting on their computers or laptop, and if they stand on the right side, there is this circular image, and if you look at it closer, then Jerry Breton's observation suggests that it's a piece of skull. So amidst all this a shine of modernity, of the new time, of the era, we have something in this image which is not visible, but this suggests that Renaissance had a darker side as well. And another interesting aspect of this painting is that the central figure of this conflict is a woman, but she is again absent in this image.
यहाँ पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और यूरोप के कई जगहों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। इतालवी राष्ट्र राज्य इटालियन सिटी स्टेट्स पुनर्जागरण के संदर्भ में सांस्कृतिक और भौगोलिक कारकों की वजह से महत्वपूर्ण है। रोमन साम्राज्य में रोम और इटली केंद्र थे, इसलिए रोमन और यूनानी कला को पुनर्जीवित करना कठिन नहीं था। यहाँ सबसे ज्यादा शहरीकरण हो चुका था। इस मैप में आप देख सकते हैं इटली का मैप रेनेसांस के दौरान, और इसमें आप नॉर्दर्न इटली और सदर्न इटली के डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नॉर्दर्न इटली में आप देख सकते हैं मिलान, सेवॉय, वेनिस, फ्लोरेंस, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जिन शहरों के बारे में बात करेंगे जहाँ रेनेसांस ने सबसे पहले एस्टैब्लिश किया, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, ज़्यादा वेल्थ था, ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, ये फ्लोरेंस, वेनिस जैसे शहर थे। वेरोना, पदुआ, ये सारे शहर थे as compared to the southern region of Italy. So the northern region is the place, geographical location where most of the Renaissance happened. The word Renaissance means revival or rebirth. This is something that we've already discussed. Italian Renaissance marked the nucleus of Renaissance. There are three important reasons why Italy became nucleus of Renaissance. Social structure of Italy, सामाजिक व्यवस्था इटली की, political structure of Italian city states, इटली के राष्ट्र राज्यों का सामाजिक व्यवस्था, और तीसरा आर्थिक social structure of Italian states. The Renaissance in Italy sprang from the urban environment that existed in cities of northern and central Italy. Northern Italy और central Italy जो है उसके काफ़ी सारे बड़े टाउन्स थे, और वहाँ पे अर्बन लाइफ जो है वो डायनेमिक थी, सोफिस्टिकेटेड थी किसी भी पार्ट से। और हम ये देखेंगे कि जो नॉर्दर्न और सेंट्रल इटली है वहाँ पे ज़्यादा रेनेसांस फ्लरिश होगा। सोशल स्ट्रक्चर है कि इगैलिटेरियन बिल्कुल नहीं था, हायरार्कीज में डिवाइडेड था, 3 कैटेगरी में, नोबिली या कुलीन वर्ग, संभ्रांत, अमीर, व्यापारी। उन्होंने सारी तरीके के पॉलिटिकल पावर को मोनोपोलाइज कर रखा था, सारी शक्ति जो है वो अपने हाथ में ले रखी थी। इसके बाद मैज़ीनी जो थे वो बेकर्स, शॉपकीपर्स, वाइन सेलर्स, छोटे व्यापारी, बिचौलिए, इस प्रकार के लोग थे। तीसरा वर्ग जो था वो था पुअर पीपल का, गरीब लोगों का। ये इसमें से काफ़ी सारे गिल्ड में काम करने वाले थे, छोटे आर्टिशंस थे, साथ ही साथ डोमेस्टिक वर्कर्स थे, कुछ जो थे वो फार्मर्स भी थे। और तीसरा वर्ग जो था इनको कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं था। जो सिटी स्टेट्स थे, और ये राजनीतिक कारक के ऊपर भी प्रकाश डालता था। सिटी स्टेट्स एक तरीके से एक दूसरे के साथ compete करते रहते थे कल्चरली और पॉलिटिकली, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर था, कारक था कि रेनेसांस में ग्रोथ हुआ। और कल्चरल कंपटीशन जो है इसने कॉन्स्टेंटली एक स्पेस क्रिएट किया कि जो टैलेंटेड लोग थे, जो टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, वो काम कर सकते थे और अपनी ही सिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी ही सिटी में ग्रो करने के लिए उनके पास ये स्कोप था। दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है और वो ये है कि यहाँ सोशल मोबिलिटी के भी कई उदाहरण पाए जाते हैं। सोशल मोबिलिटी का तात्पर्य ये है कि इसी सोशल स्ट्रक्चर में, इसी सामाजिक व्यवस्था में आगे आने के लिए स्कोप था, आगे आने की पॉसिबिलिटी थी। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि कई आर्टिस्ट जो कि पुअर बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, इस स्ट्रक्चर में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट पर जा पाए। आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, और इसमें संरक्षण, पैट्रोनेज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण
पार्ट प्ले किया, क्योंकि इतने सारे प्रिंसेस थे, रूलिंग क्लासेस थे, कुलीन वर्ग थे। इटालवी जो शहर थी उसने एक बहुत ही ज़्यादा स्कोप क्रिएट किया पैट्रोनेज का और जॉब्स का। जैसे कि प्रिंस थे विस्कॉन्टी और सफरोजा में, मिलान में, मेडिची में, इन सब नामों से आप फेमिलियर होंगे। ये सब फ्लोरेंस में इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा, ये जो फैमिलीज से बड़े फैमिलीज, इन्होंने एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन दिया रेनेसांस में। उन्होंने आर्ट और लिटरेचर को पैट्रोनाइज किया इन द सेंस दैट दे फंडेड दीज वर्क्स, दे फंडेड इंडिविजुअल आर्टिस्ट एंड art workers, and big projects उनको दिए गए, for example and also churches, their own houses, बड़ी बड़ी paintings उन्होंने खुद को भी पेंट किया और दूसरों को भी पेंट करवाया। Art works were commissioned by corporate bodies and by church. The church and Medici family were the greatest patron of art. Bankers and merchants too emerged as patrons. As aristocrats and merchants competed against each other to become patrons of the art, and this merely increased employment of artists and architects. Public institutions also played a very important role. However, during the 15th century, most of the Italian states became victims of hereditary rule of princely families, and the princely aristocracy monopolized patronage. Renaissance flourished only in the courts of Italian rulers and in papal courts. तो चर्च के जो दरबार थे और इटालियन शासकों के जो दरबार थे वहाँ पे रेनेसांस आर्ट, डिफरेंट तरीके के कल्चर, लिटरेचर, ये सब वहाँ पे फ्लरिश हुए और उन्होंने Renaissance, being such a large-scale movement mobilizing all social strata, it was only confined to the urban upper or the nobili and mezzini classes and remained untouched by the poor, illiterate and marginalized rural Italians. आपको याद होगा कि इटली का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो 3 भागों में, 3 वर्गों में बटा हुआ था। तो ये कहा गया है रेनेसांस के बारे में कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज सच अ लार्ज मूवमेंट, इसने सिर्फ पहले के 2 वर्गों को ही अफेक्ट किया, पहले के 2 वर्गों को ही प्रभावित किया, जबकि ये जो बहुत बड़ी जनता है, बहुत बड़ी आबादी है, ये इस पूरे बदलाव से, इस पूरे लार्ज स्केल मूवमेंट जो कि कला, लिटरेचर, पेंटिंग, स्कल्पचर, इन सब क्षेत्रों में हो रहा था, इससे अछूती रही। ऑफ कोर्स दे वर इन्वॉल्व्ड इन दीज आर्ट वर्क एज आर्टिशंस, एज अ लोअर स्केल आर्टिशंस, बट येट टू सम एक्सटेंट इट इज सेड दैट इट ओनली अफेक्टेड to a very small first 2 classes percentage of the entire population. हमारा अगला स्लाइड है, अगला कारक है आर्थिक व्यवस्था। इतालवी समाज की आर्थिक व्यवस्था ने कला के क्षेत्र में प्रगति के लिए मार्ग अग्रसर किया। 13वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी तक बहुत सारे बदलाव आए विस्तार और व्यापार के क्षेत्र में। 13th सेंचुरी तक इटालियन मर्चेंट्स और बैंकर्स ने पेपल बैंकिंग के ऊपर कंट्रोल ले लिया था और वो उसके टैक्स कलेक्टर्स बन गए थे। फॉर सेंचुरीज इटली हैड बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग. Soon it began to acquire a mercantile or bourgeois mentality. With all the acquired wealth, Italian aristocrats preferred to live in urban centers, and they even built places in the cities. The Italian economy had become the most prosperous one in this region due to its expanding commercial activities. और ये जो prosperity थी, इसने leisure create किया, इसने बहुत सारी चीज़ों के लिए art, different type of गानों, different type of paintings, इसके लिए एक taste create किया। तो उसके लिए leisure बहुत ज़रूरी था और उस leisure के लिए एक financial stability society में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और ये इसी वजह से हुआ क्योंकि इटली जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़. The presence of wealth in
Italian towns was another important factor in the emergence of Renaissance. Economic prosperity और cultural progress के बीच में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लिंक है. Political and elite businessmen competed with each other for patronage, power, and prestige, and thus turning culture into an economic venture. A cursory glance to few of the reasons show that how Renaissance started in Italy. Renaissance gave birth to new ideas, individuality, and these got associated with the modern man. Studying these evidences put forward, Renaissance could not have emerged single-handedly or by single factor. It had to be complemented by social, economic, and political changes for it to nurture into a large revolution that चेंज अर्बन इटली. मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगी बस एक लाइन के साथ कि इन सब कारकों के ऊपर प्रकाश डालने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक कारक ही महत्वपूर्ण नहीं था जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ. इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे. रेनेसांस का एक और दिलचस्प फैसेट है, एक और दिलचस्प विषय है जो कि रेनेसांस कला है, पुनर्जागरण की कला, जिसको कि हम दूसरे YouTube लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे. अगर next slide, let's just go through the essential readings I have referred. I have talked about Jerry Breton's work, The Renaissance, a very short introduction, Ralph and Burns, Western Civilization, Peter Burke की दो महत्वपूर्ण किताबें हैं और स्टीफन जे ली की Aspects of European History.